सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास चल रही है। अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये 14 अक्टूबर को मनाया गया था। एक्चुअली में साल में 2 बार मनाते हैं ये दिन, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2023 में बात कर रहे हैं तो ये एक तो 13 मई को मनाया था और 14 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या रही थी? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। अच्छा, बर्ड से ही 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक तो भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस ये किसके पास है? तो आंसर करना केरल के पास। वैसे अभी लद्दाख का राजकीय पक्षी बना था कौन सा? काले गर्दन वाली क्रेन। और विश्व गौरैया दिवस भी हम मनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे, वो भी याद रखना 20 मार्च को मनाया जाता है। वैसे गौरैया से आपको याद आएगा, गौरैया पक्षी ये अभी किसी खेलों का मैस्कॉट यानी कि शुभंकर बना था। जो अभी दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे ना, उसका नाम उज्ज्वला रखा था, वो भी जरूर ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कहाँ पे जांस्कर महोत्सव मनाया गया। तो आंसर होगा लद्दाख में। 2 दिवसीय ये त्योहार था, महोत्सव था। 8वां संस्करण था, इस बार लद्दाख में मनाया गया। इसमें मुखोटा नृत्य उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। वैसे लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल भी हम मनाते हैं। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, ये सब यहीं पे होते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता? रौनक साधवानी ने जीता है। हम बात कर रहे हैं ये फिडे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की। ये हुआ कहाँ पे था? तो आंसर करना इटली में हुआ था, जिसे महाराष्ट्र नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी ने जीत लिया है। आप जानते ही हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। और अगर पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजयलक्ष्मी आंसर करना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं ये प्रोजेक्ट कुइपर को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमेजन ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तेज इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाना। मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाएगी फिर भी इंटरनेट नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए ये पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में 3000 से ज़्यादा उपग्रहों को, सैटेलाइट को ये स्थापित करेगा। और उसी की शुरुआत कर दी है। अभी 2 सैटेलाइट इसने लॉन्च किए, कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2। एटलस नाम के रॉकेट से इसने लॉन्च किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अबुआ बीर दिशोम अभियान को अभी कहाँ पे शुरू किया गया? झारखंड में। तो सिंपल सा याद रखना ये अभियान कहाँ का है? झारखंड का। फिर आपसे पूछ रहे हैं युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है कि अगर छात्र सरकारी स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो उसके परिवहन में जो पैसे लगते होंगे वो नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाएगा। इसमें 50% जो भी खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी और 50% खर्चा बस संचालक देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो लुइस ग्लुक का हो गया। ये प्रसिद्ध कवयित्री थी, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये न्यूयॉर्क से थी। अच्छा, आप जानते हो भी 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था लिटरेचर में? तो हमने कैसे याद किया था? मेरी जान साहित्य में फंस गई, मेरी जान साहित्य में फंस गई, फंस गई। तो जॉन फंसे, जॉन फंस गई, ये नॉर्वे से हैं, ये भी याद रखना। और अगर पूछूं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो आप जानते ही रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में उन्हें भी साहित्य का ही मिला था, गीतांजलि के लिए। और आप कह भी सकते हो यूं कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले एशियाई भी थे, और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो एकमात्र भारतीय भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। देखो, न्यूजीलैंड की बात करें, कैपिटल वेलिंगटन होती है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर हो गई, और अब प्रधानमंत्री होंगे क्रिस्टोफर लक्सन। अभी आपको याद है एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया था जिसका नाम जीलैंडिया रखा था, न्यूजीलैंड उसी का हिस्सा है। और यहाँ पे नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को जोड़ने वाली एक जल संधि है, उसको क्या कहते हैं? कुक जल संधि कहते हैं। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है उसको माउंट कुक कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ ऑप्शंस भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि थर्मन षणमुगरत्नम, ये भी सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने थे। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो किरियाकोस मित्सोताकिस ये ग्रीस के प्रधानमंत्री बने थे। और न्यूजीलैंड से आपको एक प्रश्न तो याद होगा ना, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश यही है, न्यूजीलैंड। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, नाम बताओ? तो आंसर होगा मनोहर सिंह गिल। ये 1996 से लेके 2001 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, 11वें नंबर के। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी उनके टाइम पे,
जिसका नाम है इन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। ये भी याद रखना, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। वैसे अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें, मुख्य चुनाव आयोग, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब आप मुझे बताओ पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वैसे वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं हम। थीम क्या रही? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। और 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं पता है ना आपको? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए। हेडक्वार्टर रोम इटली में मिल जाएगा, डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग है। वैसे एक नेशनल फूड डे भी हम मनाते हैं, वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? तो 7 जून को मनाते हैं। अच्छा, एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी बात करेंगे। इसके स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना इसकी 2008 में होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और सीईओ गंजी कमलावी राव है। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था, उसकी थीम पूछ रहे हैं। तो थीम है अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की बात कर रहे हैं। हुआ कहाँ पे था, यही पूछना चाहोगे? तो जर्मनी की बर्लिन में हुआ था ये। हर साल यहीं पे होता है बर्लिन में, याद रखना। और थीम मैंने आपको बताई दी। हिंदी में बोलोगे तो वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नाम की बुक को किसने लिखा? संगीता जी ने लिखा है। अच्छा, ये नीरजा चौधरी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हाउ पीएम डिसाइड नाम से। और द डे आई बिकम अ रनर नाम की बुक को लिखा था सोहिनी चट्टोपाध्याय ने। और सोनल गोयल ने नेशनल कॉलिंग नाम से बुक लिखी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। बात कर रहे हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की। इस बार ये इसका 3रा संस्करण हुआ था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। फिर पूछ रहे हैं, भी अक्टूबर में किसे जिनेवा में यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया? अरिंदम बागची को। वैसे तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रुचिरा कंबोज है। लेकिन जिनेवा में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में इनको बनाया गया है अरिंदम बागची को। इन्होंने किनका स्थान लिया? इंद्रमणि पांडे का। और अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप मुझे बताओ भी इंद्रमणि पांडे ये भी कहीं अपॉइंट हुए थे, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। बताओ कहाँ पे हुए थे? मैं तो आपको बताऊंगा ही सही, पहले कोशिश करो आपको याद है कि नहीं याद। देखो पहले यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं। 1945 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 193 है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अभी आप जानते हो अमित अग्रवाल UIDAI के CEO बने, नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने, और जनार्दन प्रसाद ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में जो होंगे उसमें कितने नए खेलों को शामिल किया है? तो टोटल 5 नए खेल हैं, जिसमें से 2 तो मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ, एक तो स्क्वैश और क्रिकेट। बाकी और कौन कौन से सारे देख लो एक बार। क्रिकेट हो गया, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल हो गया, फ्लैग फुटबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया और एक लैक्रोस हो गया। मैंने आपको बताया ना कि क्रिकेट इसमें दूसरी बार शामिल हो रहा है। 128 सालों के बाद क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक में। लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम जो हुआ था ये 1900 में हुआ था, जिसको भी इंग्लैंड ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और अब ये 2028 के लॉस एंजल्स वाले ओलंपिक्स जो समर ओलंपिक है उसमें होगा T20 फॉर्मेट में। और अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र का आयोजन हुआ था भारत में, दूसरी बार भारत में हुआ था ये मुंबई में। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। और अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है उसमें कितने नए गेम शामिल हुए, तो वो भी याद रख लो, 4 हुए उसमें। कौन कौन से? ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को।
अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी और 8वीं बार इन्होंने ये बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। जबकि अगर महिलाओं में बात करें, महिलाओं का बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो फिर आंसर होगा एटाना बोनमाती ने। ये स्पेन की प्लेयर है, ये भी याद रखना है। बैलन डी'ओर की बात करें तो ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि 1956 से हर साल पुरुषों को दिया जा रहा है और 2018 से महिलाओं को दिया जा रहा है। अच्छा, लियोनेल मेसी बात करें वर्तमान में किस फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे हैं, मेजर लीग सॉकर फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे हैं ये। अच्छा, इनके अलावा 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल क्लब का खिताब किसे दिया, तो मैनचेस्टर सिटी को। और उसी तरह से 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल क्लब का खिताब किसे मिला, तो FC बार्सिलोना को मिला। ये भी ध्यान रखना। फिर देखो, अभी राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया, 31 अक्टूबर को। हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी जयंती होती है, उसी दिन हम ये नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, आपको पता ही है। सरदार पटेल जी की बात करें तो भारत में लौह पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्हें 1931 में कराची में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और आप सब जानते हो, बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। और उनके ऊपर तो हमने एक स्टैचू भी बना रखा है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि उसकी हाइट कितनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं, और वो है कहां पर एक्चुअल में। और वैसे आपको बता दूं, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा केरल। तो इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्या होता है ये, तो जैसे कि आप सोने के आभूषण वगैरह, ज्वेलरी वगैरह लाते होंगे, तो उसमें पीछे देखोगे आप BSI की हॉलमार्किंग होती है। BSI मतलब भारतीय मानक ब्यूरो। तो सिंपल वन लाइनर आपको याद रखना है ये प्रश्न कि सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन सा, केरल। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा प्रश्न है ये कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, तो यूके में हुआ, आप सबको पता है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी। कहां पे हुआ था ये, यूके में ब्लेचले नामक स्थान है, वहां पे हुआ था। और यहीं पे AI सुरक्षा से निपटने के लिए ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ ब्लेचले डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो AI जोखिमों से निपटने से इसका संबंध है। सिंपल सा याद रखना है। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है, अभी आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा TV नरेंद्रन को। तो TV नरेंद्रन जो कि आप जानते हो टाटा स्टील के CMD हैं, और अभी इन्हीं को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब आप कहोगे कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के स्टैटिक बताओ, तो देखो स्थापना 1967 में होती है, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। अब आप कहोगे कि ब्रुसेल बेल्जियम में तो किसी और का भी हेडक्वार्टर है, किसका है, नाटो का है, और किसका है, यूरोपियन यूनियन का भी है। बहुत बढ़िया। और वैसे इसके हेड कौन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड कौन है, लियोन टोपोलियन है, ये अमेरिकी है। उपाध्यक्ष अभी TV नरेंद्रन बन गए। अच्छा, ऑप्शन भी देखो, बड़े अच्छे ऑप्शन है। अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के भी मुख्य कोच बने थे। वहीं इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक में महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। तो नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। और रघु श्रीनिवासन भी याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी नए चीफ बने थे। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है कि अभी 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था, तो पेटीएम बना था, ये याद रखना। नेशनल गेम्स 2023 वाले पता ही है, 37वें नंबर का संस्करण था जो कहां हुआ था, गोवा में हुआ था। शुभंकर क्या था, शुभंकर मैस्कॉट मोगा था, और उसका आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा, और इसका टाइटल स्पॉन्सर याद रखना पेटीएम बना था। अच्छा, वैसे तो हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, और आपको पता ही है ये तो गेम्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें टॉप पे कौन रहा, फर्स्ट 3 बता दो, 1 2 3 कौन रहे थे। वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा ही सही, लेकिन अभी खुद से कोशिश करो। और साथ में ये भी बताओ कि 36 नंबर के जो हुए थे नेशनल गेम्स वो कहां पे हुए थे, और अभी 2024 वाले 38 नंबर के नेशनल गेम्स कहां पे होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, वो उत्तराखंड में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी सिंधिया और 1857 नाम की बुक हो, इसको किसने लिखा है, तो आंसर होगा राकेश पाठक ने। राकेश पाठक का नाम याद रखना है, बुक लिखी है इन्होंने। सीधा वन लाइनर प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी? तो आंसर होगा हुमैरा मुश्ताक। और ये जो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप है, ये एक कार रेसिंग प्रतियोगिता है, ये होती है ब्रिटेन में, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बनी है हुमैरा मुश्ताक। इनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखो, और ये आया अच्छा प्रश्न कि अभी यूनेस्को ने किसे भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की थी? सिटी ऑफ लिटरेचर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजा आ जाएगा। तो इसका तो उत्तर होगा कोझिकोड। तो याद रखना, यूनेस्को ने भी केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य के शहर का खिताब दिया है, और ये खिताब पाने वाला ये भारत का पहला शहर बना, इसीलिए प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में भी मान्यता दी है। वैसे ये खिताब पाने वाला ग्वालियर पहला भारतीय शहर नहीं है, इससे पहले भी 2 शहरों को ये टाइटल मिल चुका है, या इस कैटेगरी में उनको शामिल किया जा चुका है। वो कौन कौन से हैं? वाराणसी है और चेन्नई है। उसके बाद ये ग्वालियर बन गया संगीत के शहर का खिताब पाने वाला। लेकिन सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर बनने वाला, ये भारत का पहला शहर बना है कोझिकोड, इसीलिए कोझिकोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यूनेस्को ने इन्हें अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। और वैसे इस नेटवर्क में, इस लिस्ट में अब तक 100 से ज्यादा देशों के 350 शहरों को शामिल किया जा चुका है। वैसे बात करें इस लिस्ट में, सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था? तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग बनी थी 2014 में। वैसे इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना? कोझिकोड। और सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत का शहर, किसे चुना? ग्वालियर को। यूनेस्को स्थापना होती 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में, और औद्रे उजाले यहाँ के हेड है। फिर आपसे पूछ रहे हैं 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का नहीं होता। नहीं मैंने क्यों पूछा? क्योंकि बहुत सारे का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो 7 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर को। कौन कौन से हैं वो? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। ये तो हो गए 7 राज्य, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6वीं असेंबली का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। ये पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा, और इसके महानिदेशक भी याद रखना डॉक्टर अजय माथुर हैं। वैसे आपको बताने की तो जरूरत नहीं है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का आयोजन हुआ था, यानी कि COP 21 का आयोजन हुआ था, तो वहीं पे भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसका स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध करना। अगला प्रश्न है, 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। वैसे आपको याद है, अभी 2022 में जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर लाइव था। अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, याद है आपको। और अगला वाला 2026 वाला ये 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके बाद भाई 4-4 सालों में होता है ना, तो उसके बाद 2030 में होना है, लेकिन 2030 वाला भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन 2034 वाला डिसाइड हो गया कि सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। अगला प्रश्न है, किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को। सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, और इन्हीं को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बन सकता है कि दूसरा तो इनको मिल गया, एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ पहला किसे मिला था? तो पहला मिला था सेथरिचम संगतम को। अच्छा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? ये रामचंद्र गुहा, 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता था इन्होंने, और ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बन्नी उत्सव कहां पे मनाया गया? ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये मनाया गया था। इतना सा याद रखना। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए लगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं, क्योंकि इस त्योहार में क्या होता है ना, लोग एक दूसरे पे लाठियां चलाते हैं, कई कई बार तो ये स्थिति आ जाती है, लोगों की मौत तक हो जाती है, तो इसलिए बन्नी उत्सव ये न्यूज में रहता है। अगला प्रश्न देखो कि किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विहान तलिया को। ये बंगलुरु के हैं, मात्र 10 साल इनकी उम्र है, और 10 साल और उससे कम उम्र की श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला है। आपको बता दूं, इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको।
अच्छा, माइकल डगलस नाम याद रखना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन हुआ था अभी गोवा में, वहां पे। रवि कन्नन की बात करें, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था, लेकिन इसमें से एक ये भारतीय हैं। और शिव शंकरी आप जानते ही हो, 32वां सरस्वती सम्मान मिला था 2022 के लिए। तमिल लेखिका है, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। ऐसे ही आपको चीजों को क्विक रिवाइज करते हुए निकलना है। मैं ऑप्शन भी साथ साथ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि इसी तरह से ऑप्शन अगर करते हुए चलेंगे तो बहुत सारे नाम वापस रिपीट होंगे। तो जब आप बार बार बोलोगे तो वो बढ़िया कंटेस्ट हो जाएंगे आपको। फिर बताओ अभी किसने 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड, इसका पूरा नाम है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार है। और यह भी भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कॉर्टिंग इंडिया इंग्लैंड एंड मुगल इंडिया के लिए इनको दिया गया। कौन देता है? ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बाकी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला इनको 2022 के लिए, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। शिव शंकरी मैंने आपको बता दिया, 32वां सरस्वती सम्मान मिला। और हरि बालकृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इनको मिला। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। अगर आप भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया, कर देना जरूर प्लीज। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज के लिए काफी, बस थैंक यू।